राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। ये सोचते हुए ही वो रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए अपने बेटों को लाड़ प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए कि माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया, प्यार भी याद नहीं आता। सोच सोच के उसका दिल भर आता। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद और बिखरे हुए बाल, फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर को घूर रही थी। बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए एक लोटा। बच्चे खाना खाते हैं, बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा की झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा छोटी बहू वही सूखी रोटी और उबली दाल थाली में डाल रही है। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी, वापस उदासी में बदल हो गई। फिर पूछा, बेटी की शायद गलती ही हो गई उससे ये सोचने में। बहू, बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते, कुछ और भी बनाया है तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है जो मिलता है। बच्चों के लिए भी यही बनाया है जो मिलता है, चुप करके खा लो। इस उम्र में चटखारे की ही सोचती है आपको। छोटी बहू नाक चढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और दे दो, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना भी ना बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे दे। अम्मा बड़े बूझ मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटियों के कोर को किस तरह निगलती हुई अपने अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कि विधा विधा देवी के पति रामशरण जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा विकास पैदा हुआ था, रामशरण जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे। और जब दूसरा बेटा सुनील पैदा हुआ था तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया था। लेकिन जब बेटी सीमा पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आखिर बेटे जितने भी हों कम नहीं लगते हैं। बेटों को बड़ा होता देख रामशरण जी ने उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपनी खेती बाड़ी ही बहुत बढ़िया चल रही है तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए जब विधा देवी जी ने ऐतराज जताया तो रामशरण जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तो इन तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर में भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार देखकर कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद रामचरण जी की दूर की रिश्तेदारी में ही एक लड़की से बड़े बेटे विकास का भी रिश्ता कर दिया गया। छोटा बेटा सुनील अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था तो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहू आज्ञाकारी थे
और अपने सास-ससुर के हुक्म को सर आँखों पर रखते थे। भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। विद्यावती जी और रामचरण जी अपनी ज़िंदगी के संपूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। रामचरण जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई है। जांच-पड़ताल करने पर बाद में पता चला कि दोनों ही बेटे उन्हें छुपकर कारोबार से अपनी मनमर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को क्या पता लगेगा यदि थोड़ा पैसा निकल भी जाएगा तो। यह जानकर कि अपने ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में संद लगा रहे हैं तो रामचरण जी को झटका सा लग गया। बेटे द्वारा की गई गलती उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और हर और हृदयग्रस्त से उनकी मृत्यु हो गई। विद्यावती जी इतने बड़े दुख को झेल ना पाई और सदमे में चली गईं। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ सामान्य बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटे और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने में बिल्कुल खुश नहीं थी। सीमा ने भी अपने भाइयों को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदार के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो मकान के बीचों बीच एक दीवार डाल दी गई और दो हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहुओं की रसोइयां भी अलग अलग कर दी गईं। मकान के तो दो टुकड़े हुए थे, लेकिन सीमा जी के तो 3 टुकड़े हो, न जाने कितने टुकड़े हो गए थे दिल के। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने तो बड़ी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। पर बाद में अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया। बूढ़ी माँ और भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अब पहले जो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब न था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखने में आनाकानी होने लगी, लेकिन बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटा बहू की बहस अम्मा के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की निठुरता ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया, आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनके समस्या का समाधान तो हो ही गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना, अपनी हैरानी को रोक न पाया। यह तय किया गया कि 1 महीने माँ बड़े बेटे के पास रहेगी और 1 महीने माँ छोटे बेटे के घर रहेगी, और अम्मा जिसके घर रहेगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्च और दवाई का खर्च भी उसी पेंशन में से किया जाएगा। एक तारीख होने पर अम्मा को छोटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक शोरूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतजार कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली लोटा देकर अम्मा को बैठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी अपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत
शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी। देखा तो बेटा सीमा अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी चैन न पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम ठाठ से रहना, लेकिन अम्मा अपने उसूलों का वास्ता देकर उनके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे को कहा कि चश्मा ठीक करा देना, पर बड़ी बहू थमथमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अल्पाना अपना चश्मे का राग। तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग जाते हैं। आज छोटे बेटे सुनील जब तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो अम्मा ने आवाज लगाई, बेटा यहाँ मेरी चश्मा टूट गया है, कुछ नजर नहीं आता, जा आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज से अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की जरूरत ही क्या है, कोई कागजात काम तो नहीं करने आपको। बेचारी लाचार आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर में किट्टी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी। अम्मा को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देकर गई थी। अम्मा में मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर आई और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू थी और छोटी बहू अपने सोने का हार दिखा रही थी अपनी सहेलियों को, उसे सुनील ने जो लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखती ही उबल पड़ी, बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठरी में बिठा गई। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना है तो फिर ऐसा क्या मुसीबत आ पड़ी, थोड़ी देर प्यासी नहीं रह सकती। अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोलने लगी। कुछ दिन और बीत गए। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अपनी चारपाई पर ही पड़ी रहती कि देखा सामने से छोटा बेटा सुनील अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोता पोती भी बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी ठटेकते हुए छोटी बहू और छोटे बेटे के पास पहुंची। सुनील बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में बदल गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी, मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनकर छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने का आखिरी दिन है, कल तुम्हें रहने की बड़ी बहू और बड़े भैया और बड़ी भाभी आ जाएंगे, हमें उन्हें कह दिया है कि कल सुबह वो आप आकर तुम्हें ले जाएं, और ऊपर और अगर खाना खाने का मन करे तो ये बिस्किट ले लो और खा लेना जब भूख लगे। छोटी बहू अम्मा के हाथ में बिस्किट थमा कर वहां से चली गई। अम्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों में सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही है। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जागी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी
सामान कोठरी से बाहर निकालकर कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रह गई, लेकिन कोई भी नहीं आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं। 2 कदम की तो दूरी है, लेकिन फिर ही सोचा कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। बेटा विकास अम्मा के सामने खड़ा था। जब अम्मा की आंख खुली, अम्मा अम्मा चलो, तुम्हारे लिए आया हूँ। विकास बेटा आ गया, सुबह से तेरी राह देखती थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहती थी वहां से अब अम्मा का सामान उठा दिया गया है। अम्मा को पीछे के बरामदे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई थी, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुपचाप स्वीकार कर लिया था, ये सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की ही मारी थी कि जो विधा देवी जो अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने की मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठ गई। इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उसके पास आएगा, हालचाल पूछेगा और खाने को देगा, लेकिन अम्मा कुछ खाने को तो नहीं था, केवल निराशा मिली उनको। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में से खाने बनने की आवाज आती रही और उसके बाद आवाजें आने भी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार कर रही थी कि जब थक हार गई तो सोचा खुद ही जाकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी की ठेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। अगले ही पर बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ से लाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से सबका मुंह ताकने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ सब स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी हो रही थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसीलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी से ही चाय देने आ रही थी। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा मन मन मसोड़कर वापस अपने कमरे में उठकर चौखट पर जाकर बैठी। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड़ लड़ाती थी कि सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चों और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी तो दूध में गिरी मक्खी हो गई थी, जिसे सब ने निकाल फेंक दिया। अब कहते हैं कि अम्मा की आँख कहते कहते ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा दिन भर इंतजार करती रहती, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं आता। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती तो अम्मा का हालचाल पूछ कर चली जाती, क्योंकि उसे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ वो भला इतनी देर रुक कैसे सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे में सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नजर अम्मा के कमरे में रखे हुए संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा हमसे छुपाना चाहती है। अम्मा संदूक
साथ लेकर जाती थी जहाँ भी जाती थी। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो जो था वो बंटवारा हो चुका था। अब इस संदूक में ऐसा कौन सा खजाना है, उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक का राज जानने की चाह करी, तो अम्मा ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना, कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह के बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपी हुई है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाती हुई बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी नंद सीमा को भी बुला लिया था। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम नहीं रखा था और आज इतने सारे लोग आ गए कि सब इकट्ठा होकर उसके पास खड़े थे। अभी वह इतनी भी बूढ़ी और बीमार नहीं थी कि प्राण त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार संग्रह को खोल दिया। आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर अम्मा को कुछ हैरानी सी हो गई और सपकते हुए बोली, नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी मैं तुम्हें। तुम नहीं देख सकते इसमें क्या है, जरा खोल कर दिखाओगी तो अम्मा? यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने छुपाए रखे हैं, साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की, चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो कि मेरे संदूक में क्या है, तो लो देख लो, कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बेटा बहू हवाक रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां, अम्मा तुमने ये रोटियां संदूक में रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ बेटा, इसलिए यह संदूक मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रूंध गया। लेकिन माँ, यह तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुम्हें इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा रखी हो? बेटी, हर हफ्ता रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ भरी और आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी भौचक्की रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए, माँ, ये रोटी तो पूरी तरह से सूखी है, तुम इसे खा कैसे पाती हो? बेटी, ये मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रखती हूँ, जब ये थोड़ी नरम हो जाती है तो चबाने लायक हो जाती हैं। पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सीमा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटा और बहुएं के दृश्य देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। विकास और सुनील दोनों बेटा अम्मा की यह हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, तो दोनों बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने यह तय किया कि अम्मा जिस घर में रहना चाहेगी वहां रहेगी और अम्मा के लिए कोई अलग कोठरी नहीं होगी। अब अम्मा उनके साथ ही उनके बीच रहेगी। धन्यवाद।